साहब नमस्कार, गुड इवनिंग। आप रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के अबाउट, तो माफ कीजिएगा, केमिस्ट्री के अबाउट। और इसमें आज हम बात करेंगे बफर बिलियन का। तो सर जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि बफर बिलियन होते क्या हैं। इसके पहले हमने जो वीडियोस बनाए हैं उससे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो जल होता है उसकी जो अस्थायी कठोरता होती है, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस होती है, वो किस अवयव के कारण होती है। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं, और जो भी बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे उनका नाम हम अपने अगले वीडियो में जरूर लेंगे कि जल में अस्थायी कठोरता किन कारकों के कारण से होती है। और दूसरा क्वेश्चन आज का हमारा ये है कि जो आपके अम्ल होते हैं, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। पहला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता किन कारकों से होती है, और दूसरा, जल का अम्ल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो आइए बात किए लेते हैं बफर बिलियन का। तो सर जी, सबसे पहले बात करते हैं, हमने अम्ल और क्षार पढ़ रखा है। तो बफर बिलियन ऐसे बिलियन होते हैं जिनकी अम्लीयता मतलब एसिडिटी और क्षारीयता बेसिसिटी ये दोनों आरक्षित रहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई भी एक सोल्यूशन है, मान लीजिए आपके पास कोई एक एसिड है या अम्ल आप जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक अम्ल का विलयन है, अगर आप इसमें थोड़ा सा क्षार मिला देते हैं, तब इस अम्ल की जो अम्लीयता रहती है वो क्षार मिलाने के कारण परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि वो आरक्षित रहती है, डिस्चेंज रहती है, कांस्टेंट रहती है। यही कहता है बफर विलयन। ऐसे विलयन जिनकी अम्लीयता या क्षारीयता आरक्षित होती है, आरक्षित का मतलब अर्थात बदलती नहीं है, ऐसे विलयन जिनकी अम्लीयता या क्षारीयता बदलती नहीं है, प्रतिरोध विलयन कहलाते हैं। या इन्हीं प्रतिरोध विलयन को आपसे पूछेगा बफर विलयन किसे कहते हैं। द सोल्यूशन हैविंग रिजर्व्ड एसिडिटी और बेसिसिटी कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। सर जी, आपसे ये बफर विलयन वाला क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा कि बफर विलयन होते क्या हैं और बफर विलयन के लाभ क्या हैं। ठीक है, या बफर विलयन की विशेषताएं क्या हैं। तो ये आपसे 2 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पॉलिटेक्निक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बफर विलयन आपसे पूछता है। तो बफर विलयन हमने समझ लिया, अब इसकी विशेषताएं हम समझेंगे। तो उसके पहले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आपको रात के डेली 9 बजे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें आपके अपने इसी चैनल पांडे जी टेक्निकल पर मिलती हैं। तो आप दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी हमारे इस वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि हम इसमें अभी केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के पहले हम आपको फिजिक्स पढ़ा चुके हैं, मैथ भी पढ़ा चुके हैं, और आगे भी कंटिन्यू रूप से हम सब्जेक्टों को अलग अलग रूप से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं और इसमें हम आज आपको सूचक तक पढ़ाएंगे कि सूचक क्या होते हैं और फेनन और अपक्रमण क्या होते हैं। ये सब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपके अपने इस वीडियो में आने वाला है। तो हम देखते हैं कि बफर जो विलयन होते हैं, जिनको हम प्रतिरोधक विलयन कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले, अगर इनकी जो अम्लीयता होती है और क्षारीयता जो होती है वो आरक्षित रहती है, मतलब बदलती नहीं है, तो सीधी सी बात है, इसका जो पीएच का वैल्यू होगा वो पीएच की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब फिक्स्ड रहती है। तो जो बफर विलयन होते हैं इनका पीएच का मान आपका स्थिर रहता है, और इन विलयनों को अधिक समय तक रखने पर, तनुता बढ़ाने अथवा घटाने पर इनके पीएच मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब सीधी सीधी बात एक और ये समझ लेते हैं कि जो बफर विलयन होते हैं, उन बफर विलयनों पे अम्लीयता या क्षारीयता को मिलाने पर या उनकी अम्लीयता या क्षारीयता तनु होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका पीएच मान कांस्टेंट रहता है। तो उसके बाद तीसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि इसका पीएच मान प्रबल अम्ल मिलाने पर, अम्लीय प्रतिरोधक घोल में, अगर आप अम्लीय प्रतिरोधक घोल में प्रबल अम्ल मिला देते हैं तथा प्रबल बेस मिलाने पर, किसमें आप, अगर बेस का मतलब क्षार, अगर आप अम्लीय प्रतिरोधक विलयन में आप प्रबल अम्ल मिलाते हैं और क्षारीय प्रतिरोधक विलयन में क्षार मिलाते हैं, तब भी उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसका पीएच मान का जो परिवर्तन रहेगा वो नगण्य रहता है। फिर इसकी चौथी विशेषता क्या होती है, यदि कोई रासायनिक क्रिया बफर विलयन के माध्यम से हो रही होती है तो उस माध्यम का सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, अगर मतलब इसका किसी भी मैटर पर, किसी भी बर्तन में या किसी भी रासायनिक क्रिया पर
बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बफर विलयन का। तो इसलिए बफर विलयन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है पॉलिटेक्निक के इन एग्जाम के अबाउट सेमेस्टर एग्जाम के अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आपका फेनन क्या होता है। देखिए साहब, फेनन आपका प्रैक्टिकल में जरूर आपसे एग्जामिनर जो आएगा वो आपसे फेनन और ये प्रेमिंग मतलब फेनन और अपक्रमण जरूर पूछेगा कि फेनन क्या होता है और अपक्रमण क्या होता है। ये दोनों आपसे प्रैक्टिकल में जरूर पूछ सकता है, ठीक है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। अगर आएगा तो फेनन आपका 1 नंबर में और आपका यह भी 1 नंबर में, और इन दोनों को ऐड करके पूछेगा आपसे 2 नंबर में देगा। फेनन और अपक्रमण को परिभाषित करते हुए लिखिए। तो फेनन क्या होता है, हमने बॉयलर हमें हमें बॉयलर पता है कि बॉयलर क्या होता है। तो जब बॉयलर में हम करते क्या है, पानी को उबालते हैं, तो अगर हम बॉयलर में अशुद्ध तथा कठोर जल को तेजी से उबालें तो जो पानी हम उबालते हैं वो हमें झाग देने लगता है। जब हम बॉयलर में पानी को तेजी के साथ उबालेंगे, यह ध्यान देना है कि तेजी के साथ, और कैसे जल को, अशुद्ध तथा कठोर जल को बॉयलर में हम तेजी के साथ उबालेंगे तो पानी झाग देने लगता है और उसमें फेन बनना शुरू हो जाता है। इसी क्रिया को हम फेनन कहते हैं और यह आपकी जल में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के कारण होती है, जिसमें आपका वसाम्ल होता है, उच्च एल्कोहल आदि होते हैं जो कि फेनन बनाने के कारण होते हैं। इस पॉइंट को नोट आउट करिए कि जो फेनन होता है, फेनन किनके कारण होते हैं, जल में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों जिनमें कि आपका वसाम्ल होता है, उच्च एल्कोहल होता है, इन दोनों के कारण होते हैं। ये आपसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि फेनन क्रिया किसके कारण होती है। तो फेनन क्रिया जल में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों के कारण होती है। फिर इसके बाद बात की लेते हैं प्रेमिंग की या अपक्रमण की। जब हम जल को बॉयलर में गर्म करेंगे, कठोर जल को, ठीक है, तो उसके अंदर अचानक उफान होने लगता है, मतलब वो बिल्कुल उबलने लगता है। तो उसके उबलने के कारण उसके जो उसमें गंदगियां होंगी, गंदगियां बाहर जाने लगती हैं, और उन्हीं के साथ साथ जल के कण भी, जो इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर जल चाहिए होता है बॉयलर में, उसके कुछ जल भी बाहर चले जाते हैं, और इसी क्रिया को अपक्रमण कहते हैं। फेनन फेनन से अब इसमें हम ट्रिक से इसको समझ लेते हैं कि फेनन में आपका क्या आ रहा है, फेन आ रहा है। फेन का मतलब होता है फेना। आप इसको सीधे सीधे समझ लीजिए कि जब बॉयलर में हम पानी को उबालेंगे तो फेना उत्पन्न होगा और उसी को फेनन बोलेंगे। और अपक्रमण का मतलब ऐसे समझिए जैसे आपने क्या पढ़ा है, आक्रमण पढ़ा है। आक्रमण आपने पढ़ा है, तो आक्रमण क्या होता है, अटैक होता है, मतलब अटैक करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर है कोई, कुछ आपका एक घर में मान लीजिए आप लोग रह रहे हैं और कोई यहाँ से बाहर से आपको अटैक करेगा, तो क्या करेंगे, हम घर से बाहर निकलेंगे। अगर ये हमसे मजबूत है तो भाई ये अटैक कर रहा है तो हम बाहर निकल रहे हैं। तो अपक्रमण को बिल्कुल यहीं से अटैक से समझिए कि जब वो अटैक करेगा उस पे, वाटर पे, तो वाटर कुछ ना कुछ बाहर निकल जाएगा और वही क्रिया आपकी कहलाएगी अपक्रमण, ठीक है। और अपक्रमण होता किन कारणों से है, जल में जब अशुद्धियां घुली होंगी तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, और जल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जल और अधिक ऊपर उठता है और इसी कारण से जल बाहर निकलता है। यदि बॉयलर के जल में विलेयशील कार्बनिक पदार्थ, तेलीय पदार्थ, क्षारों तथा आम्लित अशुद्धियों के कारण जल की सतह पर झाग बनने लगते हैं, मतलब फेनन की क्रिया होने लगती है, तब फेनन की क्रिया के में ही अपक्रमण आपका शुरू हो जाता है। और जब फेनन और अधिक बनना शुरू होगा तो आपका जो अपक्रमण की क्रिया होगी यह भी वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। अगर आप भाप को बहुत तेजी से प्राप्त करना चाहते हैं तब भी आपका अपक्रमण वहां पर थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है। अब सर जी बात ये किए लेते हैं कि जो अपक्रमण होता है और जो फेनन होता है, भाई इससे एक चीज ये समझिए कि इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा तो कुछ ना कुछ लॉस भी होगा। अगर प्रॉफिट हमें ये हो रहा है कि फेनन और अपक्रमण से झाग भी बाहर निकल जा रहे हैं, अशुद्धियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी, जो अस्थायी अशुद्धियां होती हैं जिनके अबाउट हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जल की टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है। तो जल की जो अस्थायी अशुद्धियां हैं वो उबालने से अगर निकल रही हैं, फेनन क्रिया हो रही है और अपक्रमण हो रहा है, तो इसके नुकसान भी कुछ ना कुछ होते होंगे। तो इसके सबसे पहले ये नुकसान होते हैं कि जो गीली भाप होती है, गीली भाप के बनने से भाप टरबाइन में वाष्प दबाव वांछित स्तर तक बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और बॉयलर में जल का स्तर सही सही पता नहीं लगाया जा सकता। अब आप इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय से हम समझते हैं,
आप चाय बना रहे हैं और चाय जब उबलने लगती है तब आप भगोने में ये नहीं बता सकते कि चाय कहाँ तक है। ठीक है, मान लीजिए चाय आपकी यहीं तक भरी है, इसके 1/2 पार्ट तक ही, और जब आप उसको उबाल रहे हैं तो वो पूरा फुल हो जाती है, बल्कि ओवरलोड होकर के बाहर भी निकलना प्रारंभ कर देती है। तो आप बता ही नहीं सकते कि उसमें जो मतलब चाय है आपकी वो कहाँ तक है, किस क्वांटिटी तक है। तो बिल्कुल फेनन और अपक्रमण में भी यही क्रिया होती है कि उसमें हम बॉयलर के जल को नहीं बता सकते हैं कि कहाँ तक भरा हुआ है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेनन और अपक्रमण के विशेषताएं। ठीक है, इसके बाद आती है कि जल की जो कठोरताएं होती हैं, हार्डनेस होती है, इसे हम कैसे दूर करेंगे। सर जी ये आपका प्रैक्टिकल का पॉइंट है। ठीक है, आप जब प्रैक्टिकल करेंगे या जब आप प्रैक्टिकल की फाइल बनाएंगे या फिर आपकी किताब में पीछे प्रैक्टिकल दिया होगा तो वहां पर आपको इसका पूरा का पूरा विश्लेषण मिलेगा और आपसे एग्जामिनर इन्हीं के अबाउट क्वेश्चन से पूछने वाला है कि जल में हार्डनेस कौन कौन सी हार्डनेस होती हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि जल की दो प्रकार की हार्डनेस होती हैं, टेम्परेरी और आपकी जो होती है एक अस्थाई, मतलब टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, दो ही प्रकार की हार्डनेस होती हैं। तब आपसे पूछेगा कि टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण होती है, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है, टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे दूर करेंगे, परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे दूर करेंगे। तो सर जी आज हम बात करेंगे इसमें कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे या फिर परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात किए लेते हैं कि जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको हम कैसे दूर करेंगे। टेम्परेरी हार्डनेस मतलब अस्थायी कठोरताओं को। तो सबसे पहला, अस्थायी कठोरताओं को हम उबाल करके, जल को उबाल करके, जल में उपस्थित अस्थायी कठोरता के जो कारक होते हैं उनको अगर हम उबालेंगे तो उसमें से अस्थायी कठोरता के जो कारक होंगे वो निकल जाएंगे और जल जो होगा आपका वो मृदु हो जाएगा, मतलब शुद्ध हो जाएगा। और इसकी दूसरी एक प्रक्रिया होती है, वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके पहले हम समझ लेते हैं कि इसको बॉइलिंग कैसे आपको करना है। आपको सबसे पहले जो आपके पास अशुद्ध जल है उस जल को जब आप उबालेंगे तो उसमें से CaCO3 का अवक्षेप बाहर निकल जाएगा, मतलब ठीक है, CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट आपका बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी हवा में उड़ जाएगी और आपको जल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल यही प्रोसेस आपका मैग्नीशियम वाले बाइकार्बोनेटों के साथ भी होता है। तो आप इसको भी समझ लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, बस प्रोसेसिंग दोनों में वही है। इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है, इसमें आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट बाहर निकलता है और आपको यहाँ भी शुद्ध जल मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। तो जल को हम उबाल करके उसकी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप दूसरी तरीके से कैसे हार्डनेस को दूर कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है, इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, यहाँ पर हम IMP मेथड लिख दे रहे हैं। क्लार्क मेथड आपसे पूछेगा कि क्लार्क विधि के द्वारा जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। तो एक पॉइंट नोट करिए कि क्लार्क विधि द्वारा हम अशुद्ध जल में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH का होल ट्वाइस मिला करके, या इसको हम बुझा चूना भी बोलते हैं, बुझा चूना मिला करके जल की क्लार्क विधि द्वारा हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। बस पॉइंट आपका जो क्लार्क मेथड है वो समाप्त हुआ और आप बिल्कुल क्लार्क मेथड में 100 एक्यूरेट हो गए हैं। क्या फिर से एक बार रिवीजन देख लेते हैं कि अगर हम जो आपके पास जल है, अशुद्ध जल है या कठोर जल है, उसमें अगर हम कैल्शियम मतलब बुझा चूना अगर मिलाते हैं CaOH का होल ट्वाइस, तब उसकी हार्डनेस आपकी दूर हो जाएगी, उससे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा और आपको जल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब अगर आपका यहीं पर एक चीज ये रहे कि जब आपकी जल जो है उसमें परमानेंट हार्डनेस हो, तब आप उसको कैसे दूर करेंगे। तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसमें एक दो प्रोसेस जो आपके सिलेबस में हो उसको आप देख लीजिएगा, वो मोस्टली प्रैक्टिकल का पॉइंट है, उसको ऐसे थ्योरी में बहुत ज़्यादा आपको समझाया नहीं जा सकता। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट से कर सकते हैं, हम उसके अबाउट जरूर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर के अबाउट पढ़ेंगे, सूचक के अबाउट पढ़ेंगे। सूचक से आपका बहुत ज़्यादा तो नहीं बनता, मगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक रिटन क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके सूचक से रहते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। डेली शाम के 7 बजे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें और डेली के आपको रात के 9 बजे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की क्लासें आपके अपने इसी चैनल पे मिलती हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप मुझे और फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं, नवाबी अंदाज लिख सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप स्टडी मोर बाय सौरभ सर्च कर सकते हैं,
वहां से भी आपको हमारे अबाउट और अधिक इन्फॉर्मेशन से मिल सकती है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल।